नमस्कार। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का नक्शे कदम ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं सोवियत यूनियन के अचानक हुए पतन की और उसके बाद पूरी तरह से बदले हुए ग्लोबल जियोपॉलिटिकल परिदृश्य की। आइए इस किस्से की गहराइयों में चलते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। आखिर एक इतनी बड़ी ग्लोबल महाशक्ति रातों रात गायब कैसे हो सकती है? ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है, जिसे आज के इस विश्लेषण में हम एक एक करके सुलझाने वाले हैं। इस पूरे कहानी को क्लियर करने के लिए हम इस पूरे सफर को 5 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। पहले देखेंगे दोषपूर्ण सोवियत प्रणाली, फिर आएंगे गोर्बचेव के साहसिक सुधार, उसके बाद वो अप्रत्याशित पतन, शॉक थेरेपी का असर और आखिर में इस सबसे निकला एक नया विश्वक्रम। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उस सिस्टम को जो बाहर से देखने में तो बहुत मजबूत और स्थिर लगता था, पर अंदर ही अंदर खोखला हो चुका था। एक तरफ थी सोवियत कमांड इकोनॉमी, जहां उत्पादन यानी प्रोडक्शन पर पूरा कंट्रोल सरकार का था। सब कुछ पहले से प्लान्ड होता था, लोगों को बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स और रोजगार की गारंटी मिलती थी। लेकिन जरा इसका मुकाबला पश्चिम के कैपिटलिस्ट सिस्टम से करके देखते हैं। वहां मार्केट इकोनॉमी थी, प्राइवेट ओनरशिप थी और लोगों के पास अपनी आर्थिक आज़ादी थी। ये सिर्फ दो इकोनॉमीज का नहीं, बल्कि विचारधाराओं का बिल्कुल एक सीधा टकराव था। हालांकि व्यावहारिक रूप में देखा जाए तो सोवियत सिस्टम सोशलिज्म पर आधारित था, यानी आर्थिक फोकस और धीरे धीरे होने वाला बदलाव। लेकिन उनका अल्टीमेट सपना था कम्युनिज्म को पाना, एक ऐसा सिस्टम जिसमें रैडिकल पॉलिटिकल बदलाव हो और जहां पावर पूरी तरह से वर्किंग क्लास यानी मजदूर वर्ग के हाथों में हो। तेल और एनर्जी के इतने बड़े भंडार होने के बावजूद सिस्टम में दरारें आने लगी थीं। ये पूरा का पूरा ढांचा बेहद ब्यूरोक्रेटिक और डिक्टेटर जैसा हो गया था। बोलने की आज़ादी ना के बराबर थी और सबसे बड़ी परेशानी थी उनकी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और रुकी हुई अर्थव्यवस्था। उन्होंने अपना पूरा पैसा और ध्यान मिलिट्री ताकत बढ़ाने में लगा दिया, जिसकी वजह से आम नागरिकों को छोटी छोटी कंज्यूमर चीज़ों के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था। ऐसे बेहद मुश्किल हालात में एंट्री होती है एक नए लीडर की, मिखाइल गोर्बाचोव, जिन्होंने 1985 में इस डूबते जहाज को बचाने का बेड़ा उठाया। उन्होंने 2 बड़े कदम उठाए। पहला था ग्लासनोस्ट, जिसका रूसी भाषा में मतलब होता है ओपननेस यानी पारदर्शिता। 1986 की इस पॉलिसी ने सख्त सेंसरशिप को हटा दिया। अचानक से प्रेस और लोगों को सरकार की आलोचना करने और खुलकर बहस करने की आज़ादी मिल गई। ये उस सोसाइटी के लिए एक हवा के ताज़े झोंके जैसा था जो दशकों से बंदिशों में जी रही थी। और उनका दूसरा बड़ा कदम था पेरेस्ट्रोइका, जिसका सीधा सा मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग। गोर्बाचेव का इरादा था कि इस ठहरी हुई सोशलिस्ट इकोनॉमी में कुछ मार्केट एलिमेंट्स जोड़े जाएं, कोऑपरेटिव ओनरशिप्स लानी और चुनाव में एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को खड़ा करना। ये सब इसलिए ताकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को थोड़ा और एफिशिएंट और कम्पिटिटिव बनाया जा सके। लेकिन सच कहें तो ये सुधार करने का इरादा चाहे जितना भी अच्छा था, पर इसका परिणाम वो बिल्कुल नहीं हुआ जिसके बारे में सोचा गया था। यहां से घटनाओं का पहिया इतनी तेजी से घुमा कि सब हैरान रह गए। 1979 के अफगानिस्तान आक्रमण के बाद से ही दबाव बढ़ रहा था। फिर नवंबर 89 में बर्लिन वॉल का गिरना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, जिसे दुनिया ने देखा। अगस्त 1991 आते आते खुद गोर्बाचोव के खिलाफ ही एक सैन्य तख्तापलट यानी मिलिट्री कू की कोशिश हुई, जो फेल हो गई और आखिरकार दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन पूरी तरह से बिखर गया। दरअसल ये आज़ादी का एक डोमिनो इफेक्ट था। ग्लासनोस्ट की वजह से आम लोगों ने जब पश्चिमी देशों के ऊंचे लिविंग स्टैंडर्ड्स और आज़ादी को देखा तो कम्युनिस्ट विचारधारा से उनका भरोसा ही उठ गया। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की आग ऐसे भड़की कि बाल्टिक्स से लेकर ईस्टर्न यूरोप तक आज़ादी और अलग होने की मांगें जोर पकड़ने लगी। इन पॉलिसीज ने सिस्टम को बचाने के बजाय उसकी पूरी बुनियाद को ही उखाड़ फेंका। विघटन के बाद की ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि लोगों के लिए और भी ज्यादा दर्दनाक हो गई। जो नए देश आज़ाद हुए, उन्हें एक ऐसी तकलीफदेह प्रक्रिया से गुजरना पड़ा जिसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक और IMF के प्रभाव में एक ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट इकोनॉमी को अचानक से एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट मार्केट में बदलने का प्रयास किया गया। ये सोचा गया था कि एक बड़ा झटका इस अर्थव्यवस्था की सारी बीमारियां ठीक कर देगा, पर ग्राउंड रियलिटी बेहद केओटिक थी। इस पूरे ट्रांजिशन को इतिहासकारों ने
विश्व इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल तक का नाम दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण सरकारी इंडस्ट्रीज को बिल्कुल कौड़ियों के भाव यानी थ्रोअवे प्राइसेस पर प्राइवेट लोगों और कंपनीज को बेच दिया गया। ये बहुत बड़ा आर्थिक सदमा था। नतीजा ये हुआ कि आम नागरिकों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रशियन करेंसी रूबल की वैल्यू अचानक आसमान से जमीन पर आ गिरी। हाइपर इन्फ्लेशन इतना भयंकर था कि लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी पलक झपकते ही मिट्टी में मिल गई। पुराना सोशल वेलफेयर सिस्टम खत्म हो चुका था, गरीबी अचानक से बढ़ गई और इस अनारजकता में क्रिमिनल माफियाज ने अपना दबदबा बना लिया। सच कहूं तो ये थेरेपी उस बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक निकली। और इन सब आर्थिक और राजनीतिक भूचालों ने मिलकर हमारी दुनिया का पूरा ग्लोबल मैप ही हमेशा के लिए बदल डाला। इस कोलैप्स का सीधा मतलब था उस लंबे कोल्ड वॉर और विचारधारात्मक लड़ाई का हमेशा के लिए अंत। दुनिया जो अब तक दो पोलैरिटीज में बटी थी, वहां अब अमेरिका एक लौते ग्लोबल सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आया। और इसके साथ ही भारत जैसे देशों को, जिनके पुराने सोवियत यूनियन के साथ अच्छे रिश्ते थे, उन्हें नए पश्चिमी देशों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से बैलेंस करना पड़ा। नया विश्वक्रम पूरी तरह अलग था। तो इस पूरे सफर के आखिर में एक बड़ा और गहरा सवाल जरूर छूट जाता है। इस यूनिपोलर शक्ति का आज के समय में क्या स्थायी प्रभाव बचा है? और क्या नई उभरती हुई शक्तियां दुनिया को फिर से एक मल्टीपोलर युग यानी बहुध्रुवीय विश्व की तरफ धकेल रही हैं? एक बार इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज की इस रोचक चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।